संचालक साथियों, आज बामसेफ एवं यूनिटी ऑफ मूल निवासी बहुजन समाज एवं अखिल भारतीय अल्पसंख्यक बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय संविधान दिवस के पावन पर्व पर विशाल अंबेडकर विचार गोष्ठी का आयोजन यहाँ कानपुर में आयोजित किया गया। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, माननीय राजकुमार जी और मौलाना अब्दुल कुद्दूस हाजी जी, जिन्होंने पूर्व में बातें रखी, ऐसे सारे सम्मानीय साथी, इस कार्यक्रम के विभिन्न आयोजक और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए और ये टीम बनाने के लिए जिन्होंने पहल की, ऐसे धनीराम पैंथर जी और आप सभी साथी जो आज इस कार्यक्रम के लिए मौजूद रहे, आप सभी को साथियों ये संविधान दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज ये कार्यक्रम साथियों यहाँ लगाने के पीछे का मकसद और क्यों हम लोग संविधान दिवस मनाना चाहते हैं, इसके बारे में काफी सारी बातें आपके सामने आई है। और मेरे से पूर्व साथी ने ये बात कही कि संविधान को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करें, तो मैं संक्षिप्त में उसी के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। साथियों, जैसे आज का दिन हमारे लिए एक सम्मान और गौरव का दिन है, उसी तरीके से मैं ऐसे मानता हूं कि आज का दिन हमारे लिए समीक्षा का भी दिन होना चाहिए और हमें इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि संविधान लागू होकर लगभग 72 साल से ज्यादा का समय गुजर गया और न केवल संविधान के लागू होने के 72 साल से ज्यादा का समय हो गया है, तो देश की तथाकथित आजादी को भी 75 साल से ज्यादा का समय हो गया। तो हमें समीक्षा ये करनी चाहिए कि संविधान और आजादी दोनों घटनाओं को अगर हम समीक्षा के लेवल पर करें तो क्या आजादी के 75 साल बाद भी ये देश और इस देश के मूल निवासी आजाद है? और संविधान में जो गारंटियां दी गई थी, संविधान में जो मौलिक हक अधिकार दिए गए थे, 72 साल से भी ज्यादा समय हो गया, क्या वो मौलिक अधिकार जिन लोगों को लागू कर दिए गए थे उन लोगों को वो मिले? साथियों, संविधान की प्रस्तावना में ये उद्घोषणा कर दी गई थी कि ये संविधान किस दृष्टि से काम करेगा, उसका लक्ष्य क्या होगा, और उस लक्ष्य में ही इस बात की घोषणा कर दी गई थी कि एक ऐसा समाज, एक ऐसा राष्ट्र निर्माण किया जाएगा जो समता, बंधुता, स्वतंत्रता पर निर्माण होगा। इस देश में ऐसी कोई व्यवस्था बनाई गई पिछले 72 सालों में कि एक समता मूलक समाज, वर्ग और जाति विहीन समाज बनाने की बात जो संविधान में कही गई है, इस बात की समीक्षा होनी चाहिए। और समीक्षा केवल पूर्व में क्या हुआ इस बात की नहीं, तो भविष्य में हमें क्या जिम्मेदारियां लेकर काम करना है, इसकी भी होनी चाहिए। क्योंकि 72 सालों में संविधान के अंदर जितने संशोधन हुए या हमारे हक अधिकारों के विरोध में जो भी सारे कानून और विधियां बनाई गई, वो विधियां और कानून बनाने के लिए भी अनुसूचित जाति और जनजाति के चुने हुए जो सांसद थे, उनका भी इस्तेमाल शासक जाति के लोगों के द्वारा किया गया। तो केवल ये समीक्षा एक तरफा नहीं, तुम अपने समाज की तरफ से भी इसकी समीक्षा करेंगे। साथियों, 15 अगस्त को देश को आजादी मिली, मगर आजादी के आंदोलन में इस बात की कोई बात नहीं उठाई गई थी कि आजादी मिलने के बाद इस देश के मूल निवासी या बहुजन समाज के लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार होगा। 25 नवंबर 1949 को जब संविधान लिखकर पूरा हुआ, संविधान सभा को सुपुर्द किया गया, आजादी मिलने के लगभग 2 साल बाद वही सवाल बाबा साहब अम्बेडकर उठाते हैं
कि हम कब तक इन विसंगतियों के साथ में जीते रहेंगे। हमने कानून के रूप में समानता को स्वीकारा है, मगर भारतीय समाज जीवन इस समानता का विरोधी रहा हुआ है। जाति और वर्ण के आधार पर बना हुआ जो समाज है, ये लोकतांत्रिक समाज है, समानता के विरोधी चरित्र रखने वाला समाज है। और जब तक सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरियों को, विषमताओं को खत्म नहीं करेंगे, ये संविधान की जो मौलिक धारणाएं है इस समाज में लागू नहीं हो पाएगी। इसलिए ये जो झगड़ा आजादी के, तथाकथित आजादी के आंदोलन के समय में चल रहा था, वो इसी बात को था कि आजादी मिलने के बाद इस देश को किस तरीके से चलाया जाएगा, इस देश को कौन चलाएगा। कोई राजनीतिक दल चलाएगा या उस राजनीतिक दल की विचारधारा के आधार पर चलेगा, धर्म के आधार पर चलेगा। इस देश को किस आधार पर चलाया जाएगा, तो उसकी व्यवस्था बनाई गई कि ये देश संविधान के आधार पर चलेगा। और वो संविधान भी उन लोगों की मान्यताओं के आधार पर बनाया जाए जिन लोगों को वो संविधान लागू होना है। क्योंकि इस देश में ऐसा विधान पहले भी था, मनु का राज था, मनु का विधान था जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया था, जिसमें किसी तरीके से शूद्र अतिशूद्रों को, यहाँ के बहुजन समाज को कोई अधिकार नहीं। आजादी के आंदोलन के समय में बाबा साहब ने घोषणा की थी कि अगर अंग्रेज ऐसा कोई विधान बनाते हैं और उस विधान में अगर हमारे हक अधिकार की कोई व्यवस्था नहीं होती, ऐसे विधान को हम मान्यता नहीं देंगे। वो सारा विधान बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़कर हासिल करके दिया। 75 साल से ज्यादा का समय आजादी को हो गया, 72 साल हो गए। ये समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि क्या वो जो संविधान की जो धारणाएं है उसको लागू किया गया, या 75 साल जैसे आजादी के गुजरे उसी तरीके से संविधान लागू करने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर थी, क्या वो भी उसी तरीके से राज चलाते रहे। संविधान लागू होते ही इस बात को हमने देखा कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने बनारस में जाकर 200 ब्राह्मणों के पांव धुए और उसके पांव का तीर्थ किया। राष्ट्रपति के हैसियत से राजेंद्र प्रसाद ने किया, एक व्यक्ति के हैसियत से वो करते, कोई बुरी बात नहीं होती, उनका अपना मौलिक अधिकार होता। और ये जो परंपरा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बनाई गई, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, या अभी जो महामहिम राष्ट्रपति जो है, ये परंपरा वही जारी है। कुछ सम्माननीय अपवाद के आर नारायण जी का, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक सम्माननीय अपवाद उसमें रहा। संविधान की समीक्षा ब्राह्मणों ने की। बीजेपी के समय में ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू के समय में ही ब्राह्मणों ने संविधान की समीक्षा करने की कोशिश की, क्योंकि ब्राह्मण जिसका चरित्र, जिसकी व्यवस्था अलोकतांत्रिक है, असमानता को मानने वाली है, वो समानता पर मानने वाले संविधान पर कभी अमल नहीं कर सकता। 75 साल में हमने देखा, कल परसों आजादी का, तथाकथित आजादी का अमृत महोत्सव हुआ, और उस आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर क्या किया, तो बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया। इस देश में आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर क्या हुआ, तो 11 ब्राह्मण बलात्कारियों को संस्कारी बलात्कारी कहकर रिहा कर दिया गया। क्या संविधान इस बात की अनुमति देता है? हजारों ऐसे मामले जो है हमारे सामने। संविधान साथियों अपने आप काम नहीं करता, संविधान को लागू करने की व्यवस्था बनाई गई। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन माध्यमों से संविधान काम करता है, और वर्तमान में सारे के सारे तंत्र संविधान के विरोध में है। अभी साथियों, कल परसों सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की
बड़े आश्चर्य की बात है कि कभी कभी सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा बहुत लगता है कि हमें भी कुछ अपनी जिंदापन दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा, इस देश के चुनाव आयोग के बारे में उन्होंने कहा कि क्या चुनाव आयोग में ऐसी हिम्मत है कि प्रधानमंत्री ने अगर इलेक्शन के कोड कंडक्ट का वायलेशन किया तो उसकी तरफ आंख उठाकर देखे। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के बारे में यह कहता है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट को सवाल पूछना पड़ता है कि क्या चुनाव आयोग अगर प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसी कोई बात होती है तो उसकी तरफ आंख उठाकर देखे, उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात करे। मैं सुप्रीम कोर्ट के सम्माननीय जजों को पूछना चाहता हूं, चुनाव आयोग की औकात है या नहीं, ये बात का मामला है। अगर आप में औकात है तो आप पहले करके दिखाओ। आपके किसने हाथ रोके? अगर आपकी औकात है, संविधान ये अधिकार आपको देता है, अगर आपकी औकात है तो पहले आप करके देखो, बाद में चुनाव आयोग को पूछो। कहीं आपको भी तो राज्यसभा का लालच तो नहीं पड़ा, या कहीं आपके अंदर भी राज्यपाल बनने की इच्छा तो जिंदा नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद मेरा भी नंबर राज्यसभा के लग जाए, मेरा भी नंबर गवर्नर के लिए लग जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज चुनाव आयोग को सलाह दे रहे कि आप नरेंद्र मोदी पर कार्रवाई करो। 2001 से गोधरा का मामला चल रहा था, 1992 से बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था। आपके हाथ पांव किसने बांध के रखे थे? बाइज्जत भरी करवाया आपने, और आप कहते हो कि चुनाव आयोग कार्रवाई करे। 3 साल से ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 543 लोकसभा की सीटों में से 373 सीटों में ईवीएम के द्वारा जो वोट डाले गए और चुनाव के समय जो काउंटिंग हुआ, उस समय जो वोट काउंटिंग हुए 373 सीटों पर पोल वोट और काउंट वोट मैच नहीं हो रहे। 6 लोकसभा की सीटों पर ईवीएम के मशीन से निकले हुए वोट और वोटिंग के दिन डाले हुए वोटों में इतना मार्जिन है, इतना डिफरेंस है कि विनिंग मार्जिन से ज्यादा डिफरेंस है। 3 साल से मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जज साहब पहले इसकी सुनवाई करो, फिर चुनाव आयोग के ऊपर हाथ उठाओ। चोर के गाड़ी में तिनका वाला सवाल खड़ा करके बात नहीं चलता। 3 साल से ज्यादा समय हो गया। बाबरी मस्जिद के सारे जो अभियुक्त थे बरी करवाए आपने। अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला आपके सामने है, 370 का मामला आपके सामने है, ईडब्ल्यूएस का मामला आपके सामने था। अरे आपको तो जिम्मेदारी दी गई थी संविधान की रखवाली करने की, क्या कर रहे हो आप? 5 जज थे, सारे के सारे सवर्ण जज, जस्टिस पादरीवाला। सुप्रीम कोर्ट का जज ये कहता है कि बाबा साहब ने कहा था कि 10 साल के लिए ही बाबा साहब ने आरक्षण दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर ये समझाना पड़े कि आरक्षण कितने प्रकार का है और उसकी योग्यता के बावजूद भी अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं तो फिर तो ये सवाल खड़ा होता है कि क्या औकात होती है सुप्रीम कोर्ट के जज चुनने की। कोलिजियम रहेगा, ऐसे ही जज आते रहेंगे। 5 के 5 जज अपरकास्ट फैसला कर दिया कि दे देंगे ब्राह्मणों को आरक्षण। नई व्याख्या कर ली सुप्रीम कोर्ट ने। 8 लाख कमाने वाला गरीब, 5 एकड़ जमीन रखने वाला गरीब, 1000 स्क्वायर फीट का पक्का मकान रखने वाला गरीब, हालांकि गरीबी भी 5 स्टार की गरीबी है। गरीबी भी कौन सी गरीबी है? तो 5 सितारा गरीबी है। 8 लाख कमाने वाला गरीब, जिस देश का एवरेज इनकम 2,04,000 रुपए, भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि एक एवरेज भारतीय का इनकम, साल का इनकम 2,04,000 रुपए है। जिस देश में 2.5 लाख से ऊपर अगर आप कमाते हो तो इनकम टैक्स देना पड़ता हो, और 8 लाख कमाने वाला गरीब है। अगर आपके उत्तर प्रदेश में बीपीएल का कार्ड लेना है तो उसके लिए कितना इनकम का सालाना बजट रखा हुआ कि उतने से ज्यादा इनकम होगा तो बीपीएल का कार्ड नहीं मिलेगा।
बीपीएल के कार्ड के लिए कोई 40,000, 42,000, 48,000 से नीचे वाला साल का इनकम, महीने का 4,000 कमाने वाला अमीर माना गया, और यहां साल का 8 लाख कमाने वाला गरीब। ये कौन सी गरीबी की व्याख्या जज साहब आपने लाई? देश के प्रधानमंत्री फकीर है, समझने वाली बात है। आप तो सूट बूट डाल के बैठे हो, आपको तो पढ़ाया गया कि ये काम है, यही करो, इसी के तो सैलरी आप लेते हो। 8 लाख को आपने गरीब घोषित कर दिया। जाति के आधार पर इस देश में भेदभाव होता रहा, आपने गरीबी के आधार पर आरक्षण दिया। एससी एसटी के रिजर्वेशन प्रमोशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बैकवर्ड क्लासेस की संख्या के आधार पर आरक्षण के मामले हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है। यही जज साहब कल तक कहते थे कि आंकड़े नहीं है आपके, बगैर आंकड़ों का कैसा रिजर्वेशन दे दे। अब आपने गरीबी के आधार पर ये जो कोटा दे दिया ब्राह्मणों का, कौन से आंकड़े आपने लाए? आप कल तक एससी एसटी के लोगों को आरक्षण देने के लिए कहते थे कि आपके अंदर परफॉर्मेंस होना चाहिए, इफिशिएंसी होनी चाहिए, एडिक्वेंसी का मुद्दा उठाते थे, अब मेरिट का मुद्दा उठाते थे। अब कौन सा मेरिट आपने लगाया? अब कौन से आपने आंकड़े जमा किए? अब आपने कौन सा इफिशिएंसी का मुद्दा उठाया? सारी चीजों को लपेट कर आपने साइड में रख दिया और आंख बंद करके आपने ब्राह्मणों को अधिकार दे दिया। हमारे देसी कहावत है, बिल्ली के दांत अपने बच्चों को नहीं लगते। बिल्ली के दांत अपने बच्चे को नहीं लगते, तो ब्राह्मणों के आरक्षण का मामला आया, सवर्णों के आरक्षण का मामला आया, ब्राह्मणों ने दे दिया। 104 संशोधन साथियों पिछले 70 सालों में संविधान में किए गए। 104। 2000 साल मनुस्मृति भारत में रही, एक संशोधन ब्राह्मणों ने उसमें नहीं किया, एक सिंगल अमेंडमेंट नहीं किया। और 70 साल में संविधान में 104 से ज्यादा संशोधन किए। ये जब ये ईडब्ल्यूएस का बिल रखा गया सदन में, रखने के लिए कोई ब्राह्मण या कोई उच्च जाति का सांसद नहीं मिला। ये बिल रखने के लिए बीजेपी ने किसको खड़ा किया? शेड्यूल कास्ट के कैबिनेट मिनिस्टर को खड़ा कर दिया। ब्राह्मणों को, सवर्णों को आरक्षण देने की जल्दबाजी किसे? ब्राह्मणों को नहीं तो एससी एसटी के सांसदों को ज्यादा लगी। हाथ उठा उठा कर उन्होंने उसका समर्थन किया। संविधान तो कहता है कि ये नहीं होना चाहिए, कर रहे। 2 जजेस की बेंच के सामने बीजेपी का एक वकील, बीजेपी का ही एक पदाधिकारी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला उठाता है, और मामला उठाता है कि धर्मांतर से देश को खतरा हो रहा है। क्या मामला उठाया जाता है? कि धर्मांतरण से देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो रहा है। मामला पूरा हुआ भी नहीं, जज साहिबा ने फैसला सुना दिया कि धर्मांतरण से देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा होता है। किस आधार पर भाई? क्या आधार है आपके पास इन चीजों का? संविधान कहता है कि ये धर्म परिवर्तन का, धर्म का अधिकार मौलिक अधिकार है, और कोई विधि, कोई कानून इसके विरोध में नहीं बनाया जा सकता। बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 0.18% क्रिश्चियन है, केवल 0.18%। चलती हुई ट्रेन में जो नर्स से उनको रोका गया, उतारा गया स्टेशन पर, उनके ऊपर आरोप लगाए गए ये फोर्सफुली कन्वर्जन का काम कर रहे। तरह तरह के कानून लगाए जा रहे। उत्तर प्रदेश सरकार तो जिंदा उदाहरण है इन चीजों का। सबसे ज्यादा एनएसए का, सबसे ज्यादा यूएपीए का इस्तेमाल अगर किसी स्टेट में हुआ है उत्तर प्रदेश में। गोकशी के लिए एनएसए 93 मामलों में कोर्ट ने उनको स्क्वैश कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि धर्मांतरण से देश की एकता और अखंडता को खतरा है, देश की विरोधी। किसने आपको यह अधिकार दिया? ब्राह्मणों के धर्म की गुलामी थोपने के लिए सारा कर रहे। आपको समझ में नहीं आ रहा?
ब्राह्मणों का धर्म धर्म नहीं, ब्राह्मणों का धर्म गुलामी है। ब्राह्मणों का धर्म धर्म नहीं, ब्राह्मणों का धर्म गुलामी है। जो इस देश के शूद्र अति शूद्रों को गुलाम बनाकर रखने वाला धर्म था, संविधान आजाद कर रहा है, अपना अधिकार दे रहा है कि अपनी मर्जी से मैं अपना धर्म चुनूं, उसके ऊपर कानूनन प्रक्रिया करने की बात चल रही है। सरकार एक कानून बना रही, न्यायपालिका उस कानून के समर्थन में भूमिका लेने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के बाहर आप जाओ, अभी गुजरात में चुनाव चल रहे हैं, हिमाचल में चुनाव चल रहे हैं, वहां जाकर बीजेपी के नेता कह रहे कि हम कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। कमिटियां बनाई उत्तर प्रदेश से बाहर, अपने नजदीक उत्तराखंड ने कमेटी बनाई, प्रक्रिया शुरू कर दी। आपको जानकारी होगी, उत्तराखंड भारत का पहला स्टेट है जिसने अपनी विधानसभा में कानून बनाकर गाय को राष्ट्रपिता मतलब राष्ट्रमाता का दर्जा दे दिया। कानून बनाया उत्तराखंड सरकार ने कि गाय को वो राष्ट्रमाता का दर्जा दे।